ये आकाशवाणी है। बदलती फिजाएं प्रस्तुत है आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 21वीं कड़ी जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव भाग 2। बदलती फिजा में खुद को बदले, असर देखने को घर से निकले, सुबह की फिजा में तपिश भी मिलेगी, तपिश की लहर में खुद ही संभलिए, बदलती फिजा में खुद को बदलिए, असर देखने को घर से निकलिए। आकाश, चलो चलो दामिनी चलो चलो। पापा, हम लोग दिल्ली पहुंच गए क्या? दीदी, ये नई दिल्ली रेलवे स्टेशन है, मतलब हम सब दिल्ली आ गए हैं। ओह, शुक्र है। हाँ भाई, तुम सबकी इच्छा थी ना दिल्ली घूमने की, तो हमें तो आना ही था। हाँ, आखिर 24 घंटे की यात्रा के बाद हम दिल्ली पहुंच ही गए। सही में पापा, 18 घंटे की यात्रा में 24 घंटे लग गए। आखिर यहाँ की रेल इतनी लेट क्यों चलती है? वाणी बेटा, भाई रास्ते में तुमने खुद ही महसूस किया होगा, रेल कई जगह रुकी, गति भी अधिक नहीं थी, क्योंकि पटरियां बहुत पुरानी है ना बेटा। हाँ, इसलिए सरकार पटरियों के साथ साथ नई बुलेट ट्रेन भी ला रही है। अच्छा। पापा, वो देखिए बिपिन चाचा, वो हमें ढूंढ रहे हैं। अरे हाँ, अरे वो रहे देखिए। विपिन, विपिन, इधर। भाई साहब। कैसे भाई साहब? नमस्ते भाई साहब। नमस्ते चाचा। चाचा जी, कैसे आप? आप सबका इंतजार था। अरे भाई, यहाँ तो मोबाइल नेटवर्क भी ठीक से काम नहीं कर रहा। चलिए जल्दी चलते हैं, बारिश की संभावना लग रही है। वैसे चाचा जी, हमने तो सुना था कि फरवरी और मार्च का महीना दिल्ली घूमने के लिए सबसे अच्छा होता है। हाँ? पर यहाँ भी बेमौसम बारिश, हम दिल्ली कैसे घूमेंगे चाचा जी? सही में। भाई, लेकिन अब कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन और उसके बढ़ते दुष्प्रभाव के कारण ऐसा हो रहा है। जलवायु परिवर्तन, इसका इतना असर हो रहा है? हाँ, हमारे शिक्षक भी जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव के बारे में बताते हैं। देखो भाई, इस बारे में तुम्हारे विपिन चाचा अच्छे से बता सकते हैं। हाँ, चाचा जी, आप तो जवाहरलाल विश्वविद्यालय में पर्यावरण विज्ञान विभाग में ही हैं। चाचा जी, हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए ना। हाँ। ठीक है, पूछो, तुम लोग क्या पूछना चाहते हो? हाँ। मैं चाचा जी, सबसे पहले तो हमें ये बताइए कि जलवायु परिवर्तन पर इतनी चर्चा क्यों हो रही है, और सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने इस परिवर्तन को पहचाना? ठीक है, तो पहले मैं तुम्हें उस वैज्ञानिक के बारे में बताता हूँ जिसने दुनिया में सबसे पहले जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज शब्द का प्रयोग किया। ठीक है। उस वैज्ञानिक का नाम है वॉलिस स्मिथ ब्रोकर। दुनिया को ग्लोबल वार्मिंग का मतलब समझाने वाले और ग्लोबल वार्मिंग शब्द को प्रचलित करने वाले जलवायु वैज्ञानिक वॉलिस स्मिथ ब्रोकर का निधन फरवरी 2019 में हुआ। हाँ बेटा, उस समय वो 87 वर्ष के थे। जलवायु वैज्ञानिक वॉलिस स्मिथ ब्रोकर ने 1975 में अपने एक पत्र में ग्लोबल वार्मिंग शब्द का इस्तेमाल किया था, जिसमें उन्होंने सटीक भविष्यवाणी की थी कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का स्तर बढ़ने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी। कमाल है ना, 1975 में ही उन्होंने ग्लोबल वार्मिंग के कारणों को समझ लिया था। भाभी, कमाल है। हाँ, सही में? यही नहीं, जल एवं पोषक तत्वों का संचरण करने वाली समुद्री धाराओं की वैश्विक प्रणाली महासागर कन्वेयर बेल्ट को पहचानने वाले वो पहले वैज्ञानिक थे। जलवायु परिवर्तन वर्तमान में जिसके दुष्प्रभाव को रोकने के लिए दुनिया भर के देश परेशान हैं, इसके बारे में उन्होंने पहले ही बता दिया था। हाँ बेटा। चाचा जी, इस महान वैज्ञानिक के बारे में और बताइए ना। हाँ, मुझे भी जानना है। ठीक है, बताता हूँ। तो जलवायु वैज्ञानिक वॉलिस स्मिथ ब्रोकर का जन्म 1931 में शिकागो में हुआ था।
और वो उपनगर ओक पार्क में पले बढ़े। अच्छा। 1959 में वो कोलंबिया विश्वविद्यालय से जुड़े। उन्हें विज्ञान जगत में जलवायु विज्ञान के पितामह के रूप में जाना जाता है। अच्छा। हाँ, ब्रोकर ही वो पहले वैज्ञानिक थे जिन्होंने सारी दुनिया को धरती के गर्म होने के खतरे से रूबरू करवाया। वाह। मम्मी, देखिए देखिए, बाहर बारिश के साथ साथ अब ओले भी गिरने लगे हैं। हाँ, ओले तेजी से गिर रहे हैं। अरे हो, इस मौसम में दिल्ली जैसे शहर में ओलों की बारिश हो रही है। हाँ। और देखो, सड़क पर दूर दूर तक सफेद चादर सी बिछ गई है। कमाल हाँ है भाई, तो। मैंने भी कभी ओलों की ऐसी बारिश नहीं देखी। ओह, ओलावृष्टि अब तेज हो रही है। भैया, घर अब कितनी दूर है? बस भाभी, आ ही गए। लो भाई, अपना घर आ गया। अब पहले आप सब लोग आराम करो, खाना खाओ और फिर कल से घूमना शुरू। चलो भाई, सब लोग नाश्ते के लिए आ जाइए, उसके बाद घूमने निकलेंगे। वाह, आज तो खूब घूमेंगे और मजे करेंगे। वो ले ले। हाँ, इस कॉफी देना, कॉफी। चाचा जी, हाँ बेटा। कल इतनी तेज बारिश और ओलावृष्टि हुई, अच्छा हुआ हम सब लोग समय से घर पहुंच गए। हाँ बेटा। चाचा जी, बारिश तो फसलों के लिए बहुत अच्छी होती है ना? हाँ बेटा, लेकिन कभी कभी ऐसी बेमौसम बारिश फसलों के लिए हानिकारक भी होती है। हानिकारक? हाँ, देखो जैसे इस समय सरसों की फसल में फूल आ गए हैं। सरसों की फसल में फूल आने के बाद उसमें परागण प्रक्रिया शुरू होती है, जो कि फसल में फली तैयार करने में काफी सहायक होती है। अच्छा। हाँ, लेकिन कल जो बरसात हुई उसके बाद खेतों में खड़ी सरसों की फसल में परागण प्रक्रिया काफी प्रभावित होगी। अच्छा। इसके चलते पैदावार में काफी गिरावट आ सकती है। बरसात व ओलावृष्टि गेहूं व अन्य फसलों को ज्यादा नुकसान तो नहीं पहुंचाएगी, लेकिन अगर ऐसे में लगातार अधिक बरसात व ओलावृष्टि होती है तो वो गेहूं के साथ साथ सभी फसलों के लिए भी काफी नुकसानदेह साबित हो सकती है। अच्छा। हाँ, ऐसी ओलावृष्टि से दलहनी व तिलहनी फसलों को अधिक नुकसान होता है। गेहूं के लिए अधिक नुकसान नहीं है, क्योंकि अभी गेहूं की फसल का विकास हो रहा है। लेकिन चाचा जी, अब आज के लिए भी तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। हाँ, अब हो सकता है फिर से ओले पड़े, तो फिर हम लोग घूमेंगे कैसे? अरे हाँ, ऐसे तो हमारी सारी छुट्टियां बेकार चली जाएंगी। हाँ, लेकिन अब हम कर ही क्या सकते हैं? देखो, जलवायु परिवर्तन का प्रभाव ही ऐसा हो रहा है कि मौसम और ऋतुओं का समय भी बदल रहा है। जलवायु परिवर्तन से मौसम और ऋतुओं का समय भी बदल रहा है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? भाई, पहले तुम खाना खा लो, फिर अपने चाचा से पूरी जानकारी लेते रहना। हाँ, क्यों नहीं भाई, क्यों नहीं। वैसे भाभी जी, नाश्ते में आपने डोसा और सांभर बनाकर घर की याद दिला दी। थैंक यू। विपिन, दामिनी खाना बहुत अच्छा बनाती है भाई। हाँ, तो चाचा जी, अब हमें जलवायु परिवर्तन के बारे में बताइए कि मौसम और ऋतु परिवर्तन का प्रभाव किस तरह से हो रहा है। देखो बच्चों, जल और वायु, जंतु और वनस्पति, ये सब जीवन के लिए आवश्यक हैं, पर इनमें जब दीर्घकालिक परिवर्तन होता है तो उसे जलवायु परिवर्तन कहते हैं। दरअसल पिछली कुछ सदियों से हमारी जलवायु में धीरे धीरे परिवर्तन हो रहा है। यानी दुनिया के विभिन्न देशों में सैकड़ों सालों से जो औसत तापमान बना हुआ था वो अब बदल रहा है। अच्छा। दुनिया के दूसरे देशों में भी गर्मी और सर्दी का प्रभाव असामयिक हो गया है। यानी जब गर्मी का समय नहीं था तो वहाँ गर्मी बढ़ गई है, और इसी तरह सर्दी का भी समय और प्रभाव बढ़ा है। सही बात है। धरती का तापक्रम बढ़ रहा है, समुद्र का जल स्तर बढ़ रहा है, बहुत सारी वनस्पतियों और जीव जंतुओं के अस्तित्व का खतरा बढ़ गया है। अच्छा चाचा जी, इस तरह के प्रभाव भारत के अलावा और कहाँ-कहाँ देखे गए हैं? वाणी बेटा, इस साल की शुरुआत से ही ऑस्ट्रेलिया में पड़ रही भीषण गर्मी ने जनवरी माह को देश में अब तक का सबसे गर्म माह बना दिया है। हाँ, 24 जनवरी को पोर्ट अगस्ता शहर का तापमान 49.5 डिग्री पर पहुंच गया था, जो देश के किसी भी इलाके का अधिकतम तापमान था। ऑस्ट्रेलिया में इतनी गर्मी? चाचा जी, हमने तो सुना है कि वो एक ठंडा देश है। हाँ। और ठंड से बचने के लिए वहाँ के पक्षी भी हमारे देश में आ जाते हैं। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही सुना है, तुम्हारी जानकारी बहुत अच्छी है। थैंक यू चाचा जी। ऐसे ही अमेरिका में अचानक ही ठंड पड़ गई
बर्फीले तूफान की संख्या पहले से बहुत अधिक हो गई है। जनवरी माह में मध्य पश्चिमी अमेरिका में जमा देने वाली सर्दी का प्रकोप बढ़ा। ठंड के कारण अस्पतालों में हिमदाह के मरीजों की संख्या बढ़ गई। इस स्थिति में ठंड के संपर्क में आने वाले अंगों की त्वचा के साथ उस हिस्से के टिश्यू क्षतिग्रस्त हो जाते हैं। ये नासूर का रूप ले सकता है और अंग को काटने की नौबत तक आ सकती है। अंग को काटने की नौबत? हाँ बेटा, इलिनॉय के स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक ऐसे 30 से अधिक मरीजों की हालत बेहद गंभीर थी। ठंड से यूनिवर्सिटी ऑफ आयोवा के 18 वर्षीय छात्र समेत 21 लोगों की मौत हो गई थी। माय गॉड। और कई जगहों पर तापमान 0 से 30 से 40 डिग्री तक नीचे पहुंच गया था। हाँ, सभी पुराने रिकॉर्ड तोड़ते हुए इलिनॉय राज्य में तापमान 0 से 38 डिग्री नीचे पहुंच गया था। शिकागो और आसपास के इलाकों में भी कमोबेश यही स्थिति बनी थी। चाचा जी, अगर इस तरह से मौसम का मिजाज बदलता रहा तो मानव जीवन में काफी कठिनाई बढ़ेगी। हाँ बेटा, आकाश, मानव जीवन में ही नहीं बल्कि हमारे शिक्षक बता रहे थे कि जैव विविधता पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है। जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं। जैव विविधता, ये जैव विविधता क्या है? और जंतुओं और वनस्पतियों की बहुत सारी प्रजातियां विलुप्त होने के कगार पर हैं, ऐसा क्यों? देखो भाई, जैव विविधता से अभिप्राय विविध रूपों यानी विभिन्न प्रकार के पौधों, जीव जंतुओं और सूक्ष्म जीव समूहों से है। हाँ। उनके जीन और पारिस्थितिकी जैव विविधता सूची तैयार करने, मॉनिटरिंग, मूल्यांकन और संरक्षण नीतियां तैयार करने के काम से वैज्ञानिक गतिविधि को बहुत प्रोत्साहन मिलता है। अच्छा। हाँ, जैव विविधता को समझना और उसका अध्ययन करना एक बड़ी चुनौती है। पापा, जैव विविधता को समझना और उसका अध्ययन करना एक चुनौती क्यों है? देखो वाणी बेटा, दरअसल जटिल पारिस्थितिकी तंत्रों की अपनी विशेषताएं होती हैं, जिनके कारण स्थान विशेष के अनुसार उनका व्यवहार भिन्न होता है और समय के साथ साथ इनमें परिवर्तन होता रहता है। अच्छा। इसीलिए पारिस्थितिकी तंत्रों के व्यवहार के संबंध में ऐसे कोई सामान्य सिद्धांत नहीं है जिनकी सहायता से किसी संदर्भ विशेष में इस विषय में लाभदायक पूर्वानुमान लगाया जा सके, बल्कि पारिस्थितिकी तंत्रों के व्यवहार के ऐतिहासिक अध्ययन और विभिन्न कालखंडों में उनके व्यवहार के आधार पर पारिस्थितिक तंत्र विशेष का सबसे ज्यादा कारगर ढंग से प्रबंधन किया जा सकता है। पापा, वो तो ठीक है, पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर कैसे पड़ रहा है? मैं बताता हूँ बेटा। देखो, ऐसा माना जा रहा है कि जलवायु परिवर्तन का प्रभाव जैव विविधता पर भी पड़ेगा। क्यों? किसी भी प्रजाति को अनुकूलन हेतु समय की आवश्यकता होती है। वातावरण में अचानक परिवर्तन से अनुकूलन के अभाव में उसकी मृत्यु हो जाएगी। जानते हो, जलवायु परिवर्तन का सर्वाधिक प्रभाव समुद्र के तटीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली दलदली क्षेत्र की वनस्पतियों पर पड़ेगा। अच्छा। हाँ, जो तट को स्थिरता प्रदान करने के साथ साथ समुद्री जीवों के प्रजनन का आदर्श स्थल भी होती है। जैव विविधता क्षरण के परिणाम स्वरूप पारिस्थितिक असंतुलन का खतरा बढ़ेगा। जलवायु परिवर्तन के कारण उष्ण कटिबंधीय वनों में आग लगने की घटनाओं में वृद्धि होगी। परिणाम स्वरूप वनों के विनाश के कारण जैव विविधता का ह्रास होगा। सही बात है। हमारे चारों ओर की वनस्पति, पेड़ पौधे तथा जीव जंतु सभी मिलकर हमारा जैवमंडल बनाते हैं। इन्हीं सब के कारण हमारी प्रकृति संतुलन में रहती है। वैश्विक तापमान के परिणाम स्वरूप जलवायु परिवर्तन से जैव विविधता पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। जलवायु परिवर्तन न केवल जैव विविधता पर असर डालता है, अपितु जैव विविधता का क्षरण ऋतु परिवर्तन का कारण बनता है। इस प्रकार हम अपने क्रियाकलापों से वैश्विक जलवायु परिवर्तन की समस्या से निपटने में काम आने वाले साधनों को नुकसान पहुंचा रहे हैं। पर चाचा जी, इस समस्या से निपटने के उपाय क्या हैं? आकाश, इस परिवर्तन की गति को धीमा करने के लिए दुनिया भर में लागू प्रकृति संरक्षण संबंधी नीतियों के माध्यम से कार्बन शोषण के स्रोतों जैसे जंगलों और दलदलों को बचाए जाने की आवश्यकता है। जलवायु परिवर्तन की मार सबसे ज्यादा उन आरक्षित प्रजातियों पर पड़ेगी जिनकी आबादी बहुत कम है, जो प्रतिबंधित क्षेत्रों में निवास करते हैं, या वे जिनका बसेरा कुछ विशिष्ट स्थानों जैसे कोरल रीफ,
मैंग्रोव वनों तथा हिम क्षेत्रों में होता है। विश्व के सर्वाधिक जैव विविधता वाले देशों में, जिनमें दुनिया की 60 से 70% जैव विविधता मौजूद है, भारत की भी गिनती होती है। अरे वाह। हाँ, विश्व का सबसे प्राचीन और सबसे बड़ा कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में कृषि योग्य फसलों की विविध प्रजातियां और किस्में मौजूद हैं। सो तो है। फूल देने वाले पौधों की 6% प्रजातियां, पक्षियों की 14% प्रजातियां, पूरी दुनिया में पहचाने गए पौधों की 45,000 से अधिक प्रजातियां भारत में मौजूद हैं। कितना कुछ है हाँ, हमारे और पता भारत है, में। फसली पौधों की कम से कम 166 प्रजातियां और फसलों के जंगली रिश्तेदारों की 320 प्रजातियां इस उपमहाद्वीप में ही जन्मी थी। क्या बात। अरे भाई वाह वाह। चाचा जी, हमने सुना है कि दवाएं भी पौधों से ही बनती हैं। हाँ। अगर पौधों की प्रजातियां प्रभावित होंगी तो औषधियों के निर्माण पर भी असर पड़ेगा। सही बात है। हाँ वाणी, तुमने बिल्कुल ठीक समझा है और मुझे खुशी है कि तुम लोगों में बातों को समझने और जानने की उत्सुकता भी है और तुम लोग उसे याद भी रखते हो। थैंक यू धन्यवाद चाचा चाचा जी। जी। अच्छा, अब ध्यान से सुनो। भारत में लगभग 90% औषधियां पौधों से प्राप्त की जाती हैं। इन पौधों में से अधिकांश संग्रह किए जाते हैं। आदिवासी आबादी और हिमालय जैसे पहाड़ी क्षेत्रों के लिए औषधीय पौधे तथा अन्य आकाशीय वन संपदा आय और निर्वाह का महत्वपूर्ण साधन है। प्राकृतिक पारिस्थितिक तंत्र प्राकृतिक संसाधनों के विकास और प्रबंधन को काफी प्रभावित करता है, जो कि खेती के साथ साथ औद्योगिक और शहरी विकास के लिए भी महत्वपूर्ण है। चाचा जी, आपका फोन। हाँ, दो। हेलो, डॉक्टर पांडे। नमस्कार। हाँ, अच्छा, पर मैं अकेला नहीं हूं। कर्नाटक से मेरे भाई साहब सपरिवार दिल्ली घूमने आए हैं। तो ठीक है, हम आज 4 बजे ऑडिटोरियम पहुंच जाएंगे। तब तक शायद मौसम भी ठीक हो जाएगा। जी जी जी, अच्छा, पक्का पक्का। विपिन, किसका फोन था? ओ भाभी, हमारे मित्र हैं डॉक्टर पांडे। अच्छा इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च में निदेशक हैं। अच्छा। हाँ, उन्होंने बताया है कि आज यूनिसेफ द्वारा आकाशवाणी और अन्य सामुदायिक रेडियो के साथ रेडियो सेविंग लाइव्स पर एक सम्मेलन हो रहा है। अच्छा। जिसमें भूमंडलीय तापक्रम और जलवायु परिवर्तन पर विशेषज्ञ जानकारी देंगे। अच्छा, वाह। चाचा जी, अब हम भी चल सकते हैं सम्मेलन में? हाँ भाई, हम सभी चलेंगे। उन्होंने हम सबको इनवाइट किया है। अरे वाह। फिर ठीक है। नमस्कार। जलवायु परिवर्तन के प्रभाव और रोकथाम के उपाय के लिए आयोजित इस कार्यशाला में आप सभी का स्वागत है। जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग विषय पर अधिक जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ उपस्थित विशेषज्ञ हैं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार के डॉक्टर अखिलेश गुप्ता, यूनिसेफ से उर्वशी जी और हरजीत सिंह, ये जलवायु परिवर्तन और उसके प्रभाव से जुड़ी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़े हैं। धन्यवाद। अखिलेश गुप्ता जी, जैसा कि हम सुनते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग के चलते काफ़ी सारी समस्याएं उत्पन्न होंगी, जैसे कहीं बाढ़ होगी, कहीं सूखा होगा, कृषि प्रभावित होगी, फूड सिक्योरिटी प्रभावित होगी और नई नई बीमारियां भी फैल सकती हैं। तो आप हमें ये बताएं कि इसमें कितनी सच्चाई है। उसमें कोई जरूरी नहीं कि रियलिटी में वो सब चीज़ें हों। आईपीसीसी की रिपोर्ट में 3 क्लियर मैसेज हैं। उनके अलावा जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी एस्टिमेटेड हैं, प्रेडिक्टेड हैं। पहला कि टेम्परेचर राइज हो रहे हैं और होंगे, इसमें कोई डाउट नहीं है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड राइज हो चुका है और आगे राइज होंगे। कैसे राइज होंगे, ये प्रोजेक्शंस है। दूसरा, सी लेवल राइज हो चुके हैं और होंगे। फिर एक मिसकंसेप्शन है कि सी लेवल राइज इसलिए हो रहा है कि साहब वो नॉर्थ पोल और साउथ पोल की बर्फ पिघल रही है, ऐसा नहीं है। सी लेवल राइज का कंट्रीब्यूशन इसलिए आ रहा है क्योंकि ओशन गर्म हो रहे हैं और एक्सपेंशन हो रहा है, उनका वाटर एक्सटेंड कर रहा है।
थर्ड थिंग कि फ्रीक्वेंसी और सीवियरिटी ऑफ द एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स आर इंक्रीजिंग। एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो क्लाइमेट चेंज का कॉज है वो ग्लोबल है, लेकिन एक्शन लोकल है, और यही क्रिएट करता है प्रॉब्लम। जी अच्छा अजीत जी, जैसा कि अखिलेश जी ने बताया कि क्लाइमेट चेंज का मुख्य कारण ग्लोबल वार्मिंग है, तो आप हमें ये बताएं कि इससे कैसे निपटा जा सकता है और इसके चलते क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्लाइमेट चेंज की अगर हम बात करें तो हम 3 पिलर्स की बात करते हैं, मिटिगेशन, एडेप्टेशन और लॉस एंड डैमेज। लॉस एंड डैमेज एक थोड़ा सा नया आयाम है क्लाइमेट चेंज में, इस टर्मिनोलॉजी को लाना एक काफी मुश्किल काम था। मिटिगेशन जैसा कि हम बात करते हैं कि उत्सर्जन को कैसे कम किया जाए, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। एडेप्टेशन जिसको हम अनुकूलन भी कहते हैं, उसमें यह है कि हम कैसे तैयारी करें, जब डिजास्टर आएगा तो हमारी तैयारी क्या हो कि इम्पैक्ट कम से कम हो। लेकिन हम क्या करें जब इम्पैक्ट ऑलरेडी हमको हिट करता है, इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही थी पिछले कुछ सालों तक, और एक बहुत ही लंबी लड़ाई के बाद में ये पूरी चीज निकल के आई है। अभी जो अंडरस्टैंडिंग है लॉस एंड डैमेज को लेकर के, इसी से हम लोग जूझ रहे हैं। हम स्टॉर्म सर्ज की बात करते हैं, हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात करते हैं, ड्राउट हम देख रहे हैं, फ्लड है, हीट वेव है, अभी सी लेवल राइज जो कि बहुत ही व्यापक तरीके से हमको प्रभावित करने वाला है। हम बात कर रहे हैं इंडिया की जहां 7,500 किलोमीटर लॉन्ग कोस्ट लाइन है और लाखों लोग उसकी इकोनॉमी पे डिपेंडेंट हैं और ज़बरदस्त इन्वेस्टमेंट हो रहा है। हर तरह का इकोनॉमिक लॉस जनरली हम बात करते हैं, लेकिन ये नॉन इकोनॉमिक लॉस ज़रा ध्यान से देखने वाली बात है। इकोनॉमिक में हम बात करते हैं कैसे बिजनेसेस पे फ़र्क पड़ रहा है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, टूरिज्म है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, प्रॉपर्टी है, लेकिन नॉन इकोनॉमिक लॉस जो कि अक्सर हमारी चर्चा में नहीं आते हैं। सो इट्स अबाउट लॉस ऑफ लाइफ विच ऑल्सो इज इकोनॉमिक, क्योंकि घर का कमाने वाला व्यक्ति गया, लेकिन जो नॉन इकोनॉमिक एस्पेक्ट है, किसी की डेथ होने के बाद उस परिवार पे क्या बीतती है, उस पर बातचीत कम होती है। जी अच्छा उर्वशी जी, क्लाइमेट चेंज की ये जो समस्या है, क्या ये अचानक ही उत्पन्न हुई है या पहले से ही इस ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया था? पहले हम लोग सब सोचते थे क्लाइमेट चेंज बहुत दूर की बात है, लेकिन अगर हम अपनी लाइफ में देखें तो आजकल हम देख ही रहे हैं कि एक तो गर्मी बढ़ रही है, कई बार बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश बहुत कम समय में होने लगती है, जो कि एक तरह से क्रॉप्स के लिए भी अच्छी नहीं है कि बहुत बारिश बहुत कम समय में होए। कई जगह डेप्रिसिएशन हो रहा है बारिश का, तो इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी ड्राउट्स की बढ़ रही है। ड्राउट एक स्लो ऑनसेट डिजास्टर है जिसके बारे में लोग सोचते नहीं है, क्योंकि हम ज़्यादातर फ्लड, अर्थक्वेक जो इमीडिएटली दिखता है उसको डिजास्टर मानते हैं, बट सबसे बड़ी आपदा जो हमारे लिए है एक ड्राउट है। तो अब जबकि हम लोग इस विषय पे बात कर ही रहे हैं, हमारा आज ये एक ओवरव्यू देने का मतलब ये था कि आप लोग को एक अंडरस्टैंडिंग, एक सेम पेज पे लाने की ज़रूरत थी। बट बेसिकली व्हाट वी वांट टू डू थ्रू दिस पैनल डिस्कशन इज टू ब्रिंग आउट what are the impact of climate change in the context of India, which we will learn from the experiences of our panelists. Then what is it that is being already done? There is a lot of work happening, बहुत सारा काम हो रहा है अलग अलग जगहों में, तो इनके माध्यम से हमें थोड़ा ये भी पता चलेगा कि अलग अलग पार्ट्स ऑफ द कंट्री में क्या क्या काम किया जा रहा है। एक मिटिगेशन माने ग्रीन हाउस गैस एमिशंस को कम करने के लिए, और अडेप्टेशन माने कि क्लाइमेट चेंज क्योंकि होना है तो उसके साथ में रहने के लिए क्या करना होगा। एंड फाइनली जो हमारा मेन मुद्दा है कि उसको कैसे कम्युनिकेट करें, क्योंकि हम लोग एक साइंटिफिक लैंग्वेज में बात करेंगे तो लोग ध्यान नहीं देते हैं। क्यों बच्चों, कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा चाचा जी। जलवायु परिवर्तन के बारे में इतने व्यापक प्रभाव इतना कुछ पता ही नहीं था। चाचा जी सम्मेलन तो बहुत अच्छा था, लेकिन अभी बहुत तेज की भूख लग रही है। हाँ, ये भी है। तो चलो भाई, तुम्हें एक बहुत बढ़िया से रेस्टोरेंट में ले चलता हूँ। अरे वाह। बदलती फिजाएं। अभी आप आकाशवाणी और विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार जलवायु परिवर्तन और वैश्विक तापक्रम की समझ और प्रबंधन पर आधारित विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं की 21वीं कड़ी सुन रहे थे,
जलवायु परिवर्तन के दुष्प्रभाव भाग 2। आलेख व अनुसंधान दिलीप कुमार झा का था। शीर्षक गीत डॉक्टर मेहता नगेंद्र सिंह, समन्वय डॉक्टर नकुल पराशर और डॉक्टर बीरेंद्र कुमार त्यागी, निर्देशन शरद शर्मा, प्रस्तुति सहायक हैदर रिजवी और इस कड़ी के प्रस्तुतकर्ता थे दिलीप झा। भाग लेने वाले कलाकार थे सुरेंद्र सागर, किशोर सहजानी, कुमकुम जैन, प्रज्ञा झा और प्रांशु। साथियों, अभी जाइए नहीं, अब समय है आपसे किए जाने वाले प्रश्नों का। हम आपसे 2 प्रश्न पूछेंगे और सही उत्तर भेजने वाले श्रोताओं को लकी ड्रॉ द्वारा निकाले गए परिणामों के आधार पर विज्ञान प्रसार द्वारा आकर्षक पुरस्कार दिए जाएंगे। हमारा आज का पहला प्रश्न है, जलवायु परिवर्तन यानी क्लाइमेट चेंज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? और दूसरा प्रश्न है, जैव विविधता को समझना और उसका अध्ययन करना एक चुनौती क्यों है? तो हमारा पता नोट करें। विज्ञान धारावाहिक बदलती फिजाएं द्वारा निदेशक विज्ञान प्रसार, A50 इंस्टीट्यूशनल एरिया, सेक्टर 62, नोएडा 201309। आप अपने उत्तर हमें ईमेल द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल पता है radio@vigyanprasar.gov.in। श्रोताओं, हमें इंतजार रहेगा आपके पत्रों का। जवाबों के साथ अपना पूरा नाम, पता, आयु, व्यवसाय जरूर लिखें। यदि विज्ञान क्लब से जुड़े हैं तो कुल सदस्यों की संख्या लिखना ना भूलें। हाँ, अगर आपके मन में कोई प्रश्न या जिज्ञासा हो तो वो भी जरूर लिख भेजिएगा। धारावाहिक बदलती फिजाएं की अगली कड़ी आप अगले सप्ताह इसी दिन और इसी समय सुन सकेंगे। नमस्कार।